राकेश शुक्ला सर, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, प्लीज उसको रखिएगा। और बस एक बात जोड़ते हुए, जो दुष्यंत सर ने कहा कि अगर विचारधारा की बात थी तो शायद फिर उद्धव ठाकरे के मुंह से बाला साहेब ठाकरे को कभी अच्छा नहीं लगता जब वो फडणवीस के लिए ये कहते कि अगर महाराष्ट्र पर हाथ रख दिया तो हम काट देंगे। ये बाला साहेब ठाकरे की सोच नहीं थी। कम से कम आती हूँ द्विवेदी साहब, आती हूँ द्विवेदी साहब, आ रही हूँ। राकेश शुक्ला जी को पहले काउंटर रखने दीजिए। राकेश जी। नहीं, नागर साहब ने अभी कहा, मैं दोनों विषय पे बात करना चाहता हूँ। पूरे चुनाव में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहने से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने परहेज क्यों किया? ये वही बाला साहेब ठाकरे हैं जो छाती ठोक के बोले थे कि बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराया है। फिर बाला साहेब का भी 3 दिन पहले पुण्यतिथि थी, उसका विज्ञापन छपा। उस विज्ञापन में हिंदू हृदय सम्राट क्यों नहीं लिखा गया, जबकि उसके पहले हमेशा लिखा जाता रहा है। दूसरी बात सर, बाबरी मस्जिद एक इतिहास है। पहले बोल लूं, उसके ऊपर सुन लेते हैं सर, आर्गुमेंट का विषय नहीं, अपना अपना टेक है। डेवलपमेंट की बात हो रही है। उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, 2 प्रोजेक्टों का मैं नाम लूंगा, एक आपके बुलेट ट्रेन की और दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की। आज आप वहां जाके पता करिए, दोनों प्रोजेक्ट इसलिए डिले हुए क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने उस पे इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इसलिए डेवलपमेंट की बात करने से पहले भी समग्रता से सोचने की जरूरत है। तो सुपर एग्जिट पोल के नंबर्स इस वक्त आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। झारखंड महाराष्ट्र की क्या तस्वीर दिख रही है आंकड़ों के माध्यम से? मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से द्विवेदी साहब, आपका 30 सेकंड में सर काउंटर लूंगी, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति शुरू की थी, वहां पे जो उद्योगपति थे उस समय, ये वो शुरुआत की बात है, वो उनको रोजगार नहीं दे रहे थे। तो रोजगार देने के लिए उन्होंने बड़ा उग्र आंदोलन किया था, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी उन पर बैन लगाने जा रही थी। खैर, जब वो मिलने गए तो 4-5 घंटे की मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बैन नहीं लगाया और फिर उन्होंने इंदिरा जी का सपोर्ट दिया। दूसरी बात मैं कह दूं, जो उपचुनाव हुए अभी तक जितने भी, या महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ, जो महाविकास अघाड़ी था, इनका वोट शेयर आपस में एक दूसरे को मिला। लेकिन क्या ये संभव है कि अजीत पवार का वोट शेयर या इनका वोट शेयर शिंदे का या बीजेपी का एक दूसरे के पास जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और प्लस इसका सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, नतीजे के दिन। के शर्मा सर, ये जो अभी मराठा वोट बैंक की जिक्र होता है, ये मराठा वोट बैंक तो इस बार वैसे भी कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए तब पार्टियां टूटी नहीं थी, मराठा वोट बैंक इंटैक्ट था, क्षेत्रीय पार्टियों के पास उनके बीच में बंटता था। लेकिन इस बार तो वो पार्टियां ही अपने आप में टूट गई हैं। तो यही तो है कि आपने देखा होगा देश का जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो जो चुनाव अलग होता था और देश की बाकी राज्यों के चुनाव अलग होती थी। मोदी मैजिक जो चलता था वो देश में चलता था, लेकिन जब स्टेट के चुनाव आता था तो कहीं कहीं मोदी मैजिक हिट हो जाती थी, कहीं कहीं फ्लॉप हो जाती थी। बट आपने जो अभी जो चुनाव देखा लोकसभा में, वहां पे जो लोकसभा के जो तर्ज पे जो चुनाव लड़ा गया था, अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो तर्ज भी वही रहा। इसका वजह यही है क्योंकि वहां पे 2.5 साल सरकार रही और दोनों हर यहाँ पे जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, चाहे वो महायुति से हो चाहे महाअघाड़ी से हो, वो सभी सत्ता में रह चुके हैं। और 5 साल में किसी ने भी उतना ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी या जो बहुत ज्यादा जो वहां के लोकल मुद्दे होते हैं वो उस पर कोई अच्छे सही खरे नहीं उतरे। इसीलिए उन्होंने आपने देखा कि ये जो चुनाव हुआ है वो यहाँ पे पतंग कटेंगे 15 मिनट, इस चीजों पे चुनाव पे ज्यादा फोकस किया गया है, बजाय कि वहां के लोकल मुद्दे जो महाराष्ट्र के जो विकास के जो मुद्दे हैं वो हावी नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं एक उंगली यदि सामने उठाऊंगा तो दूसरी उंगली हमारे ऊपर खुद में उठेगी, इसीलिए ये चुनाव नहीं रहा। जो आपको यदि अब देखा, महिला जो झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, आपने देखा इस वक्त महिला वोटर्स का बहुत ज्यादा रुझान होगा। यदि महिला वोटर्स यदि जो कहते हैं ना हेमंत की कल्पना, हेमंत की जो है, यदि वो सही रहा तो चुनाव हेमंत के पीछे जाएगा। जेएमएम मजबूत, हाँ जेएमएम मजबूत होगा। यदि महिला वोटर्स, यदि और चंपाई सोरेन का जेएमएम से चला जाना,
हाँ उसका भी नुकसान होगा और प्लस मतलब महिला जो वोटों उसका का नुकसान है वो कल्पना सोरेन से भरपाई होने की संभावना है, क्योंकि कल्पना सोरेन है ना, वो हो सकता है कि झारखंड की कल्पना भी बन सकती है। ठीक है, एक महिला पहली मुख्यमंत्री भी बन सकती है। ठीक है। संजय कृष्णा जी आपके पास आते हुए, व्हाट वर्कड, क्या आपको अभी जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये वो है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नैरेटिव कहीं ना कहीं एक सूट किया है वहां के वोटर को, आपको लगता है ऐसा महाराष्ट्र में? बिल्कुल, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नैरेटिव है वो काफ़ी हद तक कारगर रहा है। प्लस जो मुसलमानों की जो एक टीम ने वहाँ पे इनसे डिमांड करी थी, 17 शर्तें रखी थी। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि शर्तें नहीं, वो एक्चुअली ब्लैकमेल ही था की तरफ से जो बिल्कुल ब्लैकमेल ही था कि हम वोट तो तुम्हें दे रहे हैं लेकिन हम ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम्हें कि तुम ये मेरा करोगे तब हम तुम्हें वोट देंगे, जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत था। अभी देखिए, एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये पूरा जो है आप महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, वहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं है ना दुश्मन है। क्या आप अजित पवार की तरफ संकेत तो नहीं मैं सबकी तरफ संकेत कर रहा हूँ। कोई भी कहीं भी चुनाव के नतीजों के बाद अभी भी कहीं उठा पटक आगे पीछे कुछ भी होगा, अभी आप देखिएगा वहाँ का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। संभावना लगती है मेरे हिसाब से तो देखिए अजीत पवार की तरफ ही मेरी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि या तो उस तरफ जाए या शरद पवार ही हो सकता है इस तरफ आ जाए। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, नतीजे जब नंबर्स आएंगे ना तो आप बड़ी बात उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर तो हमारे को एनडीए को क्लियर बहुमत मिल जाती है तो फिर तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर ये कहीं चूकते हैं, थोड़ा सा भी उलटफेर होता है, फिर देखिएगा वहाँ का खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो राजनीति फिल्म का डायलॉग एकदम सटीक बैठेगा कि ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, जिधर मौका मिला हम उधर निकल लिए। पूर्णिमा जी, एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी बात है कि क्या ऐसा भी समय जिस तरह से 3-4 एग्जिट पोल है ना, वो झारखंड में एनडीए को समर्थन दिया गया है, और जिस तरह से एग्जिट पोल 3-4 जो है वो जेएमएम के समर्थन में गया है, महाराष्ट्र 11 में से 6 पोल जो है वो उस हिसाब से क्या ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, महाराष्ट्र के झारखंड की बात कर रहा हूँ, झारखंड में और भी एक्सिस मीडिया भी है और भी जो है 8 में से 4 बीजेपी को दे रहे समर्थन, दे रहा है और 4 इधर दे रहा है। कहीं ऐसा 10% जैसे हमारे भाई ने कहा इधर तो हो सकता है, तो क्या निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन सकता है? ये भी सवाल है, क्योंकि निर्दलीय भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब जिस तरह से वहां पे मधु कोड़ा की बात कर रहे हैं, उस समय सिचुएशन आया तो यहाँ पे दोनों के 40-40 आ गए, तो क्या एक सीएम बन सकता है एक वाला पार्टी? और इधर आपको लगता है कि अगर बीजेपी जीती तो चंपाई सोरेन के चांसेस है? नहीं, मुझे नहीं लगता चंपाई सोरेन को यूज किया जाता है ऐसे नेताओं को जो कहते हैं जो उसका नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। ये तो सिर्फ चुनावी यूज होते हैं, और ऐसे नेता जो समय के साथ बदलते हैं इस पर मुझे लगता है भारत भूषण जी इस पर जरूर जोड़ना चाहते होंगे। भारत भूषण सर, आपसे मैं जरा झारखंड को लेकर समझना चाहती हूँ, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपका कुछ अलग टेक भी है, और क्या नजर आता है आपको इन एग्जिट पोल के आधार पर? नया पार्टी बना है, वो जयराम महतो आदिवासियों के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट है तो वो कुर्मियों का वोट है, और इधर बीजेपी गठबंधन में एक सुरेश महतो है, वो कुर्मियों के नेता है, और उसके लिए जयराम महतो में आप देखेंगे कि थोड़ा उनका लोकसभा में जो प्रदर्शन था वो सीट नहीं लाए हैं, वोट और परसेंटेज उनका देख लीजिए, और यही गड़बड़ हो रहा है। ये जो नया पार्टी जो आए हैं जयराम महतो, तो खेला में गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन किसी को बहुमत नहीं आएगा, जयराम महतो का किसी न किसी को